नमस्कार, स्वागत है आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और मुंबई स्टूडियो से अभिषेक सत्यवर्तन भी मौजूद है। और आप देख रहे हैं योर स्टॉक्स और इस शो में हम आपके सवालों को शामिल करेंगे। अगर आपके कुछ सवाल हैं तो सवाल पूछने का तरीका बेहद ही आसान है। फोन लाइन नंबर लगातार आपकी स्क्रीन पर फ्लैश होता रहेगा, उस पर आप हमें कॉल कर सकते हैं, अपने सवाल व्हाट्सएप कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने सवाल सोशल मीडिया हैंडल के जरिए भी हम तक पहुंचा सकते हैं। लेकिन अभिषेक, मार्केट में इस वक्त कमजोरी बढ़ती जा रही है, इस वक्त किस तरह का एक्शन दिख रहा है बाजार में? जी बिल्कुल पूजा, मार्केट में हम देख रहे हैं कि कमजोरी आज लगातार 7वें दिन एक्सटेंड हो रही है और ग्लोबल बाजारों से कमजोर संकेत थे। पिछले हफ्ते अगर हम अमेरिकी बाजारों की बात करें तो 3-3.5% के आसपास की गिरावट वहां पर रही है और आज सुबह एशिया से जो क्यूज थे वो कहीं से भी कन्विंसिंग नहीं थे और उसके चलते भारतीय बाजार भी आज प्रेशर में आ रहे हैं। एक जिस निफ्टी भी यही संकेत दे रहा था कि बाजार आज कमजोर खुलेंगे, लेकिन कमजोर खुलने के बाद थोड़े उतार चढ़ाव झेलने के बाद बाजार में हम देख रहे हैं गिरावट और बढ़ गई है। अब 200 डीएमए के नीचे निफ्टी फिसल गया है। 17,300 का स्तर आपको दिखेगा। 18,000 के आंकड़े को हमने पिछले हफ्ते एक दफा पार किया था, लेकिन उसके बाद लगातार कमजोरी है। 17,300 के आसपास है और अगर हम आज बढ़ने वाले शेयरों को देखेंगे तो सिर्फ एनटीपीसी 1% मजबूत है। इसके अलावा निफ्टी का कोई शेयर 1% से ज्यादा तेजी नहीं दिखा रहा है। बजाज ऑटो थोड़ी सी नेगेटिव खबरें आई हैं। ऐसी रिपोर्ट्स हैं कि प्रोडक्शन कटौती करीब 25% के आसपास ही कर सकता है, क्योंकि नाइजीरिया जो उनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है वहां पर थोड़ी सी अनिश्चितताएं हैं। इस खबर पर भी जाएंगे और समझेंगे कि क्या चैलेंजेस है बजाज ऑटो के लिए। लेकिन अडानी एंटरप्राइजेस आज हम फिर से देख रहे हैं कमजोरी है। 5% नीचे ये शेयर ट्रेड कर रहा है निफ्टी के टॉप लूजर के तौर पर। और आज हम देख रहे हैं कि मेटल स्टॉक्स में प्रॉफिट टेकिंग आ रही है। टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील, हिंडाल्को ये आज टॉप लूजर्स में शामिल है और आज आईटी स्टॉक्स भी कमजोर हो रहे हैं। इन्फोसिस का शेयर करीब 3% नीचे है। तो कहीं ना कहीं ग्लोबल मंदी की जो आशंका जो जताई जा रही है, जो कहीं ना कहीं जो डिमांड में सुस्ती की आशंका है वो बाजारों को परेशान कर रहा है ग्लोबली और भारतीय बाजार भी उसकी चपेट में आ रहे हैं। आज पूरी तरह से बेयर्स की गिरफ्त में बाजार दिख रहा है। सिर्फ 352 शेयर इस वक्त एनएसई पर हरे निशान में, उसके मुकाबले 1694 शेयर लाल निशान के साथ कारोबार करते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आज आगे बढ़ने से पहले आपको बता देते हैं कि आपको अपना सवाल कैसे पूछना है। 9167329108 ये हमारा नंबर है। लगातार आपके स्क्रीन के ऊपरी हिस्से पर फ्लैश हो रहा है। यहाँ पर आप इस नंबर पर आप फ़ोन कीजिए, एसएमएस कीजिए या फिर व्हाट्सएप के जरिए भी आप अपने सवाल हमसे पूछ सकते हैं। और आज आपके सवालों के जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं खास मेहमान, वृद्धि इन्वेस्टमेंट के विवेक खरवा और अरिहंत कैपिटल के रत्नेश गोयल। विवेक और रत्नेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया, स्वागत है ईटी नाउ स्वदेश पर। आप लोगों के पास लौटेंगे, लेकिन एक बड़ी खबर आ रही है जी एंटरटेनमेंट को लेकर, क्योंकि हम शेयर देख रहे हैं कि आज लगातार छठे दिन ये टूटा हुआ है और 5.5% के आसपास की कमजोरी है। थोड़े से रिकवरी की कोशिश जरूर कर रहा है, 10% टूटा था, लेकिन इसके लिए क्या खबरें आ रही हैं ये बताने के लिए हमारे सहयोगी अंकुर मिश्रा हमारे साथ जुड़ गए हैं और उनके पास डिटेल ये है कि एनएसई एफएनओ के नए कॉन्ट्रैक्ट तब तक नहीं शुरू करेगा जब तक जी के पक्ष में अंतिम फैसला नहीं आ जाता। डिटेल्स के साथ अंकुर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अंकुर, बताइए क्या डेवलपमेंट्स हैं? जी हाँ, जी एंटरटेनमेंट को एनसीएलटी से जरूर राहत मिल गई है, लेकिन हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एफएनओ के नए कॉन्ट्रैक्ट्स पर से जो बैन लगा था एनएसई का, वो हटने की जल्दी संभावना कम है। हमें जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक एनएसई एनसीएलटी के फाइनल ऑर्डर का वेट करेगा। अभी एनएसई का मानना यह है कि इस समय जो राहत मिली है इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स पर, वो एक अंतरिम ऑर्डर है और जब तक एनसीएलटी का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता, यानी कि कोर्ट क्लियरली नहीं बोल देता कि इन पे इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग्स लग ही नहीं सकती हैं, तब तक एनएसई नए एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स को हरी झंडी नहीं दे सकता है। आपको हम ये भी बता दें कि जो एनएसई ने ऑर्डर पास किया था नए एफएनओ कॉन्ट्रैक्ट्स को नहीं शामिल करने का, वो इसलिए था क्योंकि आईबीसी प्रोसीडिंग्स लोअर कोर्ट ने आदेश दे दिए थे और इसके बाद नियमों के मुताबिक वो एफएनओ में ट्रेड नहीं कर सकता है। तो इसीलिए एनएसई ने ये ऑर्डर जारी किया था कि जो मई महीने से जो कॉन्ट्रैक्ट होंगे वो नए कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं शुरू होंगे। हालांकि मार्च और अप्रैल के कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो अभी भी एक्टिव हैं और एक्सपायरी तक जारी रहेंगे और जब भी एनसीएलटी से या हायर कोर्ट से फाइनल ऑर्डर आता है वो उसको फिर से वापस कंसिडर कर सकते हैं।
ठीक है, शुक्रिया अंकुर। तो जो मार्च और अप्रैल की जो एग्जिस्टिंग जो एफएनओ के जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो जारी रहेंगे, उस पर कोई दिक्कत नहीं है, वहां पर आप ट्रेड कर सकते हैं। लेकिन नए कॉन्ट्रैक्ट्स तब तक नहीं आएंगे जब तक एनसीएलएटी की तरफ से फाइनल जो ऑर्डर है वो जी के पक्ष में नहीं आ जाता। और ये ऑर्डर कब आएगा? ये ऑर्डर आएगा 29 मार्च को, ये तारीख दी है एनसीएलएटी ने अगली सुनवाई की, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे एक राय जानना चाहेंगे विवेक, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। जी में हम देख रहे हैं कि लगातार कमजोरी बढ़ती जा रही है और कमजोरी बढ़ने के साथ साथ उन निवेशकों की धड़कनें बढ़ती हैं जिनके पास इनके शेयर हैं। जी के शेयर को लेकर आपकी क्या राय होगी? अभी क्या करना चाहिए? क्या आपको उम्मीद है? हालांकि ये माना जा रहा है कि बहुत छोटी रकम थी, 100 करोड़ रुपए से भी कम की रकम थी, उसको सेटल हो जाना चाहिए, लेकिन थोड़ी अनिश्चितताएं तो हैं। आपकी सलाह क्या होगी इस पर? गुड मॉर्निंग अभिषेक। देखिए, दो बातें बोलना चाहूंगा मैं इधर। पहली चीज तो 100 करोड़ बहुत छोटा अमाउंट है और जी के पास उसके मुकाबले करीबन 600-700 करोड़ का कैश है। तो ये 100 करोड़ पे करके सेटल करना केस के लिए कोई बड़ी बात नहीं, आराम से लोग कर सकते हैं, पहली चीज। और दूसरी चीज, जब हमने पिछले हफ्ते भी शो किया था और मुझे ध्यान है यही लेवल्स पे जी आया था और मैंने बोला कि रिस्क टेकर्स जो रिस्क ले सकते हैं वो इन्वेस्टर्स इसमें जरूर इन्वेस्ट कर सकते हैं। और सेम डे, मतलब उसी दिन 200 के ऊपर वापस ये पार हुआ था, एक रिकवरी दिखा के। एक और चीज है कि अब ये एफ&ओ के चक्कर में ये आज स्टॉक डाउन है। देखिए, ऐसा जब भी न्यूज आता है ना, कोई भी नेगेटिव न्यूज, तो स्टॉक ज्यादा टूटता है एफ&ओ की वजह से। और मुझे लगता है कि अगर एफ&ओ कॉन्ट्रैक्ट फ्रेश नहीं लॉन्च होता है और अगर लोगों को सिर्फ कैश मार्केट में ट्रेड करना होगा तो वॉलेटिलिटी इसमें डेफिनेटली आगे चल के रिड्यूस होगी, कम होगी। यही बात लागू होती है अडानी शेयर्स के लिए भी। अगर एफ&ओ में नहीं होता तो इतना टूटता भी नहीं। तो मुझे लगता है कि जो रिस्क टेकर्स है और मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी है, वो लोग तो कैश में लेके इसको बैठेंगे, एफ&ओ में लेके वो गैम्बलिंग थोड़ा अगर स्टॉप होता तो कोई दिक्कत की बात नहीं। तो एक दिन का नेगेटिव समझ लो आप। मुझे नहीं लगता है कि ये कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च नहीं होगा, उसका कोई बड़ा नेगेटिव फाइनली इसमें होने वाला है। तो रिस्क टेकर्स अभी भी मेरे हिसाब से तो इसमें एंट्री कर सकते हैं। और ऐसे डिस्क्लोजर में भी देख रहा हूँ कि आज अगर मैं ले पाऊँ तो। बिल्कुल। हाँ, तो ये खबर जी एंटरटेनमेंट से जुड़ी और फिलहाल उसका रिएक्शन भी स्टॉक में दिख रहा है। 6% की गिरावट स्टॉक में देखने को मिल रही है और फिलहाल अभी वे भी कह रहे हैं कि स्टॉक में थोड़ा सतर्कता बने रहने की यहाँ पर राय दी जा रही है। हाई रिस्क है इस वक्त जी एंटरटेनमेंट में, तो निचले स्तरों पे बॉटम फिशिंग करने की कोशिश ना करें, ये अभी राय हम देंगे तमाम ट्रेडर्स को और इन्वेस्टर्स को भी, और जिनके पास है वो वॉच करते रहे इस खबर को। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अब सवाल जवाब का सिलसिला भी शुरू करते हैं। सवाल पूछने का तरीका आपको बता ही दिया है और इस बीच पहले दर्शक भी हमारे साथ हैं। उनका सवाल हमारे पास आया है ट्विटर से। उत्तर प्रदेश से शिव गुप्ता जी ने सवाल भेजा है और इनका सवाल है आरवीएनएल पर। इनके पास आरवीएनएल के शेयर्स हैं, 35 रुपये पे इन्होंने एंट्री की हुई है स्टॉक में और करीब यहाँ पर 1000 शेयर्स इनके पास है। तो इनकी जो खरीदारी थी वहाँ से तो लगभग दोगुना हो चुका है ये स्टॉक, लेकिन और भी ऊपर के लेवल से इन्होंने देखे होंगे बट समय पर नहीं निकल पाए और इस वजह से थोड़ा मुनाफा भी इनका वाइप आउट हुआ होगा। क्या राय देंगे आप इस स्टॉक में? विवेक, आप ही से सवाल होगा। आरवीएनएल अभी भी बने रहना चाहिए इन्हें या फिर एग्जिट कर लें? पूजा, मुझे लगता है कि जो रेलवे स्टॉक्स है ये एक लॉन्ग टर्म स्टोरी है और जिस हिसाब से रेलवे में केपेक्स हो रहा है और सरकार का फोकस भी है, इस बजट में भी आप देख लो करीबन 2.25 लाख नहीं 2.5 लाख करोड़ का करीबन इसमें एक बजट उन्होंने दिया है। तो रेलवे स्टॉक्स डेफिनेटली यहाँ से अच्छे करेंगे। मैंने भी इनफैक्ट प्रॉफिट बुकिंग की सलाह दी थी जब ये सारे के सारे स्टॉक्स पीक पे थे और अब उस पीक से तो नीचे आ गए। तो यहाँ पे मुझे आरवीएनएल भी एक फायर वैल्यूएशन पे लग रहा है और मुझे लगता है कि यहाँ से आपको स्लो स्टडीली वापस रिकवरी आएगी। तो ये लॉन्गर टर्म गेम है पूजा, ये इन्वेस्टर को दिमाग में रखना चाहिए क्योंकि ये नहीं है कि अगले 6 महीने में आप रिटर्न्स इसमें से आप निकाल लोगे। रेलवे एक बहुत बड़ा सेक्टर है और आगे चल के इसमें काफी एक्सपेंशन होगा, लेकिन आपको ये 2 या 3 साल का प्ले रख के दिमाग में आप अगर इसको होल्ड कर सकते हो तो हो सकता है 80 के ऊपर भी वापस जाए जो प्रीवियस हाई था। ठीक है, तो रेल विकास निगम लिमिटेड पर विवेक की ये राय। आगे बढ़ेंगे, रायपुर से रंजीत हमारे साथ हैं। रंजीत जी नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? सर मेरे पास 500 शेयर जैन टेक्नोलॉजी के हैं
जेन टेक्नोलॉजी के। और जी, और 150 रुपए की खरीद की हुई है। आपके पास जेनटेक है, ना कि जेंसारटेक, राइट? जी जी, जेन टेक्नोलॉजी। जेन टेक्नोलॉजी, ठीक जी है। जी। जेन टेक्नोलॉजी इनके पास है, उसका भाव है अभी 255 रुपए के आसपास और 150 रुपए के आसपास की खरीद है। आज शेयर में 4% के आसपास की कमजोरी ज़रूर है, लेकिन ये शेयर पिछला साल भर तो एक रेंज में ट्रेड करता रहा, लेकिन ये साल कमाल कर रहा है। अगर हम इस साल की बात करें, करीब करीब 2 महीने का समय बीता है, 30-35% शेयर ये चल चुका है और अब इनके भाव से तो अब काफ़ी ऊपर है, 250 रुपये के ऊपर निकल गया है। रत्नेश, काफ़ी तेज़ मोमेंटम पकड़ा है इस साल की शुरुआत से ही शेयर ने। अब क्या आपको उम्मीद है कि जो तेज़ी का जो सत्र इसमें चल रहा है, लगातार जो दौर बना हुआ है, ये आगे भी जारी रहेगा, ऐसी आपको उम्मीद है? और जेनटेक के चार्ट देखने पे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली कि इसमें एक लंबे कंसोलिडेशन के बाद में एक हमको ब्रेकआउट देखने को मिला है और जो हमारे दर्शक है वो भी एक अच्छे लंबे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर दिख रहे हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी इनको शेयर में बना लेना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कंसोलिडेशन चल रहा था सितंबर 2021 से, वो लगभग इसने ब्रेकआउट दिया है अभी फरवरी 2023 में। तो मुझे जब इतना लंबा कंसोलिडेशन के बाद में किसी भी स्टॉक में ब्रेकआउट आता है तो उसमें डेफिनेटली एक अच्छी तेजी हमको देखने को आगे भी देखने को मिलती है। तो मेरे हिसाब से इनको बने रहना चाहिए कि स्टॉप लॉस अपना लगा ले 210 रुपए का ऊपर। मुझे टारगेट इसके 350 से 350 तक देखने को मिल सकते हैं आने वाले टाइम में। तो अभी बने रहना चाहिए 210 के स्टॉप लॉस से। ठीक है, तो 210 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहने की राय आपको फिलहाल दी जा रही है। अपने मुनाफे को प्रोटेक्ट करिए और आगे और भी तेजी के लिए आप अभी भी स्टॉक में बने रह सकते हैं। अगले दर्शक हमारे साथ झारखंड से जुड़े हैं, दीपक। दीपक जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैम, मेरे पास LG बाला सुब्रमण्यम के 200 शेयर है 680 के भाव पर। LG बालाकृष्णन के शेयर्स हैं आपके पास, ठीक है, आपको राय दिलवा देते हैं। आप यहाँ पर रत्नेश जी आप ही सजेस्ट करिए, क्योंकि इनकी खरीदारी के पास ही स्टॉक कारोबार भी कर रहा है। 652 पर इन्होंने लिया था, 680 पर इन्होंने लिया था और स्टॉक थोड़ा नीचे आ चुका है इनकी खरीद से। लेकिन हम देख रहे हैं पिछले काफ़ी समय से स्टॉक में गिरावट ही जारी है और निचले स्तरों पर ही इन्होंने एंट्री करने की भी कोशिश की, लेकिन कुछ फ़ायदा हुआ नहीं। स्टॉक में क्या गिरावट और बढ़ सकती है या फिर कुछ रिकवरी के लिए रुके रहे अभी? अगर इनका व्यू थोड़ा सा मीडियम टर्म का है तो मुझे ऐसा लगता है कि डेफिनेटली स्टॉक में जो हमको तेजी देखने को मिली थी कंटिन्यू 2021 में, इसमें चालू हुई थी 300 रुपए के आसपास से। तो इसका टॉप बना था 780-790 के आसपास का। अभी इस तेजी के बाद में थोड़ी सी अभी गिरावट या कंसोलिडेशन हम बोल सकते हैं। हालांकि स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के नीचे, डेली चार्ट पे मैं बोल रहा हूँ, उसके नीचे से ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है। बट मुझे ऐसा लगता है कि 600 रुपए के इनको स्टॉप लॉस से इसमें बने रहना चाहिए। अभी थोड़ा सा घबराने की जरूरत नहीं है। एक बार ये स्टॉक वापस से 690 रुपए के ऊपर निकलेगा तो इसमें रिवर्सल आएगा, जो कि 720-730 तक के लिए लेके जाएगा। तो मेरी सलाह ये रहेगी कि 600 रुपए के स्टॉप लॉस से मीडियम टर्म में बने रहे। ठीक है, 600 रुपये के स्टॉप लॉस से LG बालाकृष्णन में बने रहने की सलाह है रत्नेश की। आगे बढ़ेंगे, ट्विटर से अक्षय कुमार का सवाल आया है और इनका सवाल है अडानी ग्रीन को लेकर। 100 शेयर है 800 रुपये के भाव पर और हम देख रहे हैं कि अब इसका भाव हो गया है, क्योंकि लगातार हम गिरावट देख रहे हैं 2000 रुपये के स्तरों से शेयर में और 462 रुपये का लगातार लोअर सर्किट पे ये शेयर चल रहा है। कुछ लोगों ने इसको थोड़ा नीचे आने पर ख़रीदने की कोशिश की है, लेकिन बिना समझे बूझे कोशिश की गई है और उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ रहा है। हम देख रहे हैं कि अब 462 रुपये के भाव हैं। बीच में 1-2 सत्र ही ऐसे आए होंगे जब शेयर ने थोड़ी रिकवरी की कोशिश, या साइंस ये कह लें कि संभलता हुआ दिखा होगा हरे निशान में, लेकिन कमज़ोरी बहुत ज़्यादा है। आज भी शेयर ये नीचे है, 1 महीने में करीब 70% ये शेयर नीचे आ गया है अडानी ग्रीन का। विवेक, अडानी ग्रीन क्या व्यू होगा आपका, क्योंकि ये जो फिसल पट्टी बनी है ना नीचे की तरफ, आप देखिए लगता नहीं कि कोई रिवर्सल के इसमें संकेत आएंगे। 462 रुपये के आसपास का भाव हो गया है और ये भी ध्यान रखना चाहिए कि ये शेयर ऐसे ही चले भी थे। अभिषेक, इस शेयर पे सही और सटीक अगर राय आपको चाहिए तो मेरे हिसाब से आपको पैनल पे भगवान को भी बुला के बिठाना पड़ेगा। तो ये आज की हालत है। देखिए, मुझे ध्यान है आपके साथ एक बार डिस्कशन हुआ था जब ये करीबन 600 के ऊपर की पी पे चल रहा था 2002 की रेंज में, और
मैं बहुत बहुत कॉशियस था, और इतना गिरने के बावजूद अभिषेक, मतलब 1/4 हो गया समझ लो। इतना गिरने के बावजूद भी ये आज करीबन 125 128 की पी पे चल रहा है। तो आप अगर लॉजिकली देखो तो ये वैल्यूएशन भी बहुत बहुत ज्यादा है इस स्टॉक का। 3000 मेरे हिसाब वाला से तो अभी शेयर देखिए, विवेक अब 500 रुपए से नीचे का हो गया है हाँ, और अभी भी तो सवा ये सौ के पी पे है ये। फॉलिंग फॉलिंग नाइफ है अभिषेक। अब ये जाके कहाँ तक गिरेगा कोई अंदाजा नहीं है। तो आपको एक बार लॉस बुक करते हो तो निकल जाओ एक बार तो, और जब भी ये वापस बढ़ना चालू करे तब आप इसमें आओ। कोई अगर मतलब अगर आप सोचो कि इतना गिर गया और नहीं गिरे, कोई भरोसा नहीं अगर ये 200 250 आके रुक जाए। ठीक है, अडानी ग्रीन पर ये व्यू गिरता हुआ चाकू है। जिन्होंने पकड़ने की कोशिश की, आपका नतीजा उसका सामने है और ज़्यादा ये शेयर गिर गया और काफ़ी नुकसान हो रहा है। तो अगर आपको इसमें लेना ही है, बहुत प्यार है अडानी ग्रुप के शेयर से, तो एक बार इसको संभलने दीजिए। संभल के जब थोड़ा सा स्टेबल हो जाए, थोड़ा स्थिर हो जाए, उसके बाद कोई व्यू बनाना ठीक रहेगा। क्योंकि अभी ना तो इसमें खबरें काम करेंगी, ना तो कोई पॉजिटिव न्यूज़ काम करेगी, सिर्फ सेंटिमेंट के आधार पर गिर रहा है। और जब तक चीज़ें बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होकर साफ नहीं हो जाती, जो एलिगेशंस लगे हैं, कंपनी की तरफ से सफाई देने की कोशिश की गई है, हालांकि वो शेयर को संभालते हुए दिखे नहीं हैं। और ख़ास तौर से जो एनर्जी वाला जो पोर्टफोलियो अडानी ग्रुप का, वहाँ पर तो पूरा कार्नेज है। लगातार हम पिटाई देख रहे हैं, चाहे अडानी ग्रीन हो, चाहे अडानी टोटल गैस हो, या फिर अडानी पावर ही क्यों ना हो। तो थोड़ा सा संभल के ट्रेड करने की सलाह है। आगे भी जो दर्शक हैं उनसे ये गुजारिश होगी, उनसे दरख्वास्त होगी कि इन शेयरों को फिलहाल के लिए भी हाथ ना लगाएं। और अगर आपको कुछ लेना ही है तो बिल्कुल अपने कोई प्रमाणित वित्त सलाहकार हो, उनसे पहले पूछिए, जांचिए, रिसर्च कीजिए, उसके बाद ही कोई डिसीजन लीजिएगा। लेकिन जोमैटो के फाउंडर और सीईओ दीपेंद्र गोयल का मानना है कि 2030 जोमैटो $100 बिलियन की कंपनी बन जाएगी। हमारे मैनेजिंग एडिटर निकुंज डालमिया से खास बातचीत में उन्होंने कहा कि उन्हें पैसे कमाना पसंद नहीं है और कंपनी को जल्द से जल्द मुनाफे में वो लाना चाहते हैं। आइए सुनते हैं इस खास बातचीत का एक छोटा सा हिस्सा। We were amongst one of the first consumer tech company, the new tech internet company, which used the word path to profitability. It was like saying that when you were in a private arena, the rules were different. Now in the public arena, the rules are different. Has the transition from the private market to the public market forced you to start thinking about cash flows, profitability? I would say no, because I think for the first 5-7 years of our life, we were actually profitable. In 2018, we also hit a profit. So I think whenever we have burnt money, it's mainly because the market has forced us to do it, and competition has forced us to do it, right? So there was a point in time where the competition raised $1 billion, and we had about $100 million in the bank. Right? We still had to fight that much money with a lot less cash. So we've been efficient overall, I think. I mean, and profitability is also, I mean, we try to get there as soon as possible. I don't like to burn cash. So if the stock would have been at 200 right now, your path to profitability, your commitment to what you've shared with the market would have not changed. Would have been the same, at least for the business that the core of the business that we are in, right? So Blinkit is something new, and I think of the entire business in terms of sum of parts, right? So I don't think of it as one large P&L. So Zomato would have made money; it would have been on the same path. Blinkit would have been on the same path, right? So maybe we would have done something else, like maybe a third bet, right? But I don't think that us taking a third bet or not taking a third bet has anything to do with the market, right? It is to do with whether we actually believe that some bet is worth taking or not. की कमजोरी कायम है। निफ्टी बैंक में थोड़ा सा उतार चढ़ाव है, सपाट ट्रेड हो रहा है 39,900 के आसपास, लेकिन दिन के ऊपरी स्तरों से तकरीबन 225 अंक नीचे है निफ्टी बैंक। निफ्टी बैंक में थोड़ी सी और रिकवरी आ जाएगी, शायद निफ्टी को भी स्ट्रेंथ मिलेगा, लेकिन रिकवरी के बहुत संकेत दिख नहीं रहे हैं। हालांकि कोटक बैंक है निफ्टी का टॉप गेनर, करीब 1.25% के आसपास की मजबूती के साथ। एसबीआई में भी हल्की सी तेजी हमें अभी दिख रही है। आपके कुछ और सवाल लेंगे, लेकिन उसके पहले जानते हैं कि आज क्या है कमोडिटी की एबीसीडी में खास। हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी विश्व मोहन। कमोडिटी की एबीसीडी में आज हम बात करने वाले ऑप्शंस ग्रिक्स की, क्योंकि इसका काफ़ी महत्व होता है। जब भी प्राइसेस में बदलाव होते हैं तो ग्रिक्स का प्रीमियम पर क्या असर होता है, ग्रिक्स इस बात को दर्शाता है, इसलिए ग्रिक्स को समझना बहुत ही ज़रूरी है। सबसे पहले ऑप्शंस ग्रिक्स में आज हम बात करेंगे थीटा की। थीटा क्या होता है, यानी टाइम वैल्यू को बताता है। जैसे जैसे
अगर मान लीजिए आपने 18,000 का निफ्टी लिया है, कोई कॉल ऑप्शन खरीदा है, अगर भाव निफ्टी का 18,000 ही रहे तो भी आपका प्रीमियम अचानक से कम हो जाता है अगले दिन, क्योंकि टाइम वैल्यू डिके हो रहा है, तो उसको थीटा बताता है। तो थीटा पे अगर आप ध्यान रखेंगे तो टाइम वैल्यू को की अहमियत को समझेंगे। जैसे जैसे एक्सपायरी के नज़दीक जाते जाएंगे आपके प्रीमियम की वैल्यू कम होती चली जाएगी। ये बात आपको थीटा समझाएगा। अब बात करते हैं डेल्टा की। डेल्टा की अहमियत क्या है? डेल्टा आपको बताता है कि प्राइस किस का मूवमेंट किस तरीके से रहेगा, प्रीमियम का भाव किस तरह से रहेगा, ऑप्शंस प्रीमियम के प्राइस किस तरह से ऊपर नीचे होंगे, ये डेल्टा बताएगा। इन द मनी, आउट ऑफ मनी या एट द मनी, उसके डेल्टा क्या होते हैं, और इसको निकालने के लिए सिंपल फॉर्मूला है। जो आपको डेल्टा और जो प्राइस में जो किसी भी शेयर या कमोडिटी के प्राइस में जो बदलाव हुए हैं उसे डेल्टा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वही आपका प्रीमियम का बदलाव होगा। यानी डेल्टा पे अगर नजर रखेंगे तो आपको प्रीमियम में कितना बदलाव हो सकता है वो आपको पता चल जाएगा। अब डेल्टा के बाद आप समझ लेते हैं गामा को। गामा क्या है? डेल्टा की जो चाल होती है वही गामा आपको यहां पर बताता है कि गामा सिर्फ डेल्टा में होने वाले बदलाव को दिखाता है। तो डेल्टा और गामा आप एक बार समझ गए। उसके बाद अब बारी आती है कि अगले ग्रीक्स की। ऑप्शन ग्रीक में अगला जो है वो भी काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये आपको वॉलेटिलिटी के बारे में बताता है। वो है वेगा। मार्केट जितना भी वॉलेटाइल होगा उतना ज़्यादा ऑप्शंस बायर को फ़ायदा होगा। मार्केट अगर साइडवेज होगा, रेंज में होगा, तो ऑप्शन सेलर्स के लिए फ़ायदा होगा। हालांकि एक छोटी सी क्लास है, लेकिन अगर आपको डिटेल्स में इस ऑप्शंस ग्रीक्स को समझेंगे तो ऑप्शंस की पूरी बारीकियों को आप समझ सकते हैं और बेहतर ऑप्शंस ट्रेडर बन सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन ग्रीक्स की क्लास लेके आए विश्व मोहन। अगर आप इसको एप्लीकेशन करके इसका बाजार में पैसे कमाना चाहते हैं तो मुनाफे की मंडी 11:30 बजे हमारा शो होता है कमोडिटीज़ का, उसको आप ज़रूर देखिए। और भी कमोडिटीज़ में क्या चाल हो रही है, कहाँ पर मौके बन रहे हैं, सब कुछ आपको डिटेल मिलेगा विस्तार से। लेकिन आगे बढ़ेंगे, अगले दर्शक का सवाल लेंगे और ये सवाल आया है ट्विटर के जरिए पंजाब से करमिंदर जी का। इनके पास है टाइटन के 15 शेयर 2505 रुपए के भाव पर और रिलायंस के 15 शेयर भी हैं 2505 रुपए के भाव पर। जी हाँ, बिल्कुल सेम प्राइस पर उन्होंने शेयर लिए हैं और ये दोनों ही शेयर ऑलमोस्ट एक भाव के आसपास ही ट्रेड कर रहे हैं, 2400 रुपए के थोड़ा सा नीचे। 2370 रुपए पर रिलायंस से, और हम टाइटन की बात करें तो उसका भाव भी 2400 रुपए के आसपास का ही होगा। आप देखिए 2387 रुपए का भाव है टाइटन का। आपसे जानना चाहेंगे विवेक, टाइटन से शुरुआत करेंगे। हम देख रहे हैं कि 2500 रुपए के भाव के आसपास टिकने में थोड़ी सी शेयर को मुश्किल आ रही है और कहीं ना कहीं इस बीच कमेंट्रीज भी आई हैं कि डिमांड को लेकर स्लो डाउन की आशंका है। थोड़ा सा मानसून वाली जो खबर है कि अल नीनो का इफेक्ट रहेगा, थोड़ा सा मानसून थोड़ा सा कमज़ोर रह सकता है इस साल, वो भी कहीं ना कहीं आग में घी डालने का काम कर रहा है। आप टाइटन के बारे में क्या व्यू देंगे और इस भाव से आप किस तरह की चाल देख रहे हैं? अभिषेक, मुझे लगता है कि मार्केट में जो ये एल नीनो वगैरह का इफेक्ट है ये काफी हद तक प्ले आउट हो चुका है, क्योंकि ओवरऑल मार्केट मेजॉरिटी उसी के लिए डाउन है। जहां तक टाइटन का सवाल है, देखिए जो रिजल्ट पिछले क्वार्टर आया था वो ठीक ठाक था, इनफैक्ट फेवरेबल रिजल्ट ही था। और मुझे लगता है कि इस गिरावट के बाद ये स्टॉक थोड़ा सा और अगर गिर जाए ना, मतलब 101 रुपए और गिर जाए तो ये वैल्यू मतलब फेयर वैल्यूएशन में आ जाएगा। तो आपको पैनिक की कोई जरूरत नहीं है। 2500 कुछ में आपने लिया है, मुझे नहीं लगता है कि आपको कोई पैनिक की जरूरत है। और जैसे ही मार्केट यहाँ से रिकवरी देगा आपको ये स्टॉक भी रिकवरी दे देगा। अब ये जहां तक स्लो डाउन वगैरह का है, जैसे मैंने कहा, ये चीजें ऑलरेडी फैक्टर्ड इन है स्टॉक प्राइस में, क्योंकि ये लगातार 2500 2550 से लगातार ये नीचे आया है। तो आई थिंक होल्ड रहेगा टाइटन के लिए तो। और आगे चल के जितना भी ये बाजार क्या बोलते हैं ये हो रहा है ना, पूरा ऑर्गेनाइज सेक्टर में जा रहा है, तो ये स्टॉक ओवरऑल ठीक ही करने वाला है। रत्नेश, रिलायंस पर क्या व्यू होगा आपका? क्योंकि हम देख रहे हैं कि सेम यहाँ पर भी स्टोरी है, 2500 रुपए के आसपास जाता है, फिर से स्टॉक थोड़ा सा स्लिप करके नीचे आता है। 2370 रुपए के आसपास का भाव है। अब कैसे इसको प्ले करना चाहिए? रिलायंस का अगर देखें चार्ट तो अभी डेफिनेटली बहुत कंसोलिडेशन में जा चुका है और एक काफी अच्छे जो इसका बॉटम सपोर्ट बोल सकते हैं हम जिसको, उसके पास में ये ट्रेड कर रहा है। तो हालांकि यहाँ पे तो इनको अभी नहीं इसको बेचना चाहिए और बिल्कुल बने रहना चाहिए। मेरे हिसाब से इसमें स्टॉप लॉस लगाना चाहिए इनको 2250 रुपए का। मीडियम टर्म का थोड़ा सा व्यू रखना चाहिए क्योंकि बाजार भी अभी कंसोलिडेशन में है। तो बाजार एक रिलायंस जो है एक आप देखेंगे थोड़ा सा
सपोर्ट कहीं ना कहीं बाजार को दे देता है। कहीं पे भी थोड़ी सी लंबी, कहीं थोड़ी मंदी आती है बाजार में, तो एक रिलायंस से हमको सपोर्ट देखने को मिलता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि 2250 का स्टॉप लॉस लगा के इनको बने रहना चाहिए। एक बार ये कभी भी क्लोजिंग इसकी 2450 के बाद में आती है, 2450 2460 के ऊपर इसकी क्लोजिंग आती है, तो मुझे ऐसा लगता है इसके हमको नियर टर्म में 2525 और 2550 ये टारगेट हमको देखने को मिल सकते हैं। तो अभी मेरे हिसाब से इसको बने रहे। ओके, ठीक है। तो ये रहा आपके सभी स्टॉक्स पे दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और ट्विटर के जरिए हमें सवाल आया है अहमदाबाद से नरेश ठक्कर जी का। इनका सवाल है एंजल वन पर 160 शेयर्स 1616 के भाव पर इन्होंने ये स्टॉक लिया हुआ। नुकसान काफ़ी हो रहा है इनको इस स्टॉक में, थोड़ा ऊपरी स्तर पर ले लिया होगा और तब से स्टॉक में हम देख रहे हैं कि एंजल वन के स्टॉक में गिरावट ही देखने को मिल रही है। बट विवेक, आपसे समझना चाहेंगे एंजल वन पर क्या व्यू बन रहा है आपका? ये जो गिरावट आ रही है ये अब थमेगी या फिर यहाँ से और नीचे जा सकता है स्टॉक? पूजा, देखिए मैं भी एक स्टॉक ब्रोकर हूँ और हम भी देख रहे हैं कि कितने वॉल्यूम्स डिप हो गए मार्केट में, क्योंकि मार्केट एक रेंज बाउंड या फिर नीचे की तरफ ही चल रहा है पिछले कुछ महीनों से। तो ये जो 2020 और 21 में रैली आई थी, इसका फायदा सब पूरी इंडस्ट्री को ही मिला था और स्टॉक ब्रोकर्स को तो डेफिनेटली ये बहुत फायदेमंद रहा और उस चक्कर में स्टॉक लगातार ऊपर गया है। लेकिन अब आज का सिचुएशन अगर देखूं ना, तो मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पे कोई रैली आने वाली है। आपको इनफैक्ट लॉस या प्रॉफिट जो भी है आपको करके निकल जाना चाहिए, क्योंकि इन स्तरों में भी मुझे लगता नहीं है कि जो रेवेन्यू आना चाहिए इस कंपनी को वो आगे चल के इतना अग्रेसिवली आने वाला है। तो एक स्लो डाउन जरूर देखने को मिलेगा। और एक और डेटा अभी कुछ दिन पहले ही रिलीज हुआ था, जो एनएससी में कितने इन्वेस्टर्स मार्केट को छोड़ के चले गए हैं, ये सब नेगेटिव डेटा आने लग गया है। तो अवॉइड रहेगा, तो एक लॉस बुक कर सकते हो आप। बिल्कुल, तो फिलहाल अवॉइड रहेगा क्योंकि मार्केट में जिस तरह से इस वक्त दबाव है, कुछ और भी इन्वेस्टर्स यहाँ पर एग्जिट कर सकते हैं, रिटेल इन्वेस्टर्स एग्जिट कर सकते हैं। तो फिलहाल इसमें यहाँ पर एग्जिट करने की राय आपको दी जा रही है। स्टॉक में देखिए आज भी 2% की कमजोरी देखने को मिल रही है। मैस्टेक पर भी इनका सवाल आया है। 30 शेयर्स इन्होंने 3000 रुपये पर ले लिया है। काफ़ी ऊपरी स्तर पर इन्होंने यहाँ पर खरीदारी की है और उसके बाद से स्टॉक में गिरावट ही हम देख रहे हैं। इनको भी काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो चुका है। इनफैक्ट इनको अपने दोनों ही स्टॉक्स में काफ़ी ज़्यादा नुकसान झेलना पड़ रहा है। विवेक, आप कोई और स्टॉक्स इनको सुझाएंगे जिसमें कि इनको एंट्री करनी चाहिए जिससे कि इनके नुकसान की भरपाई हो सके? क्योंकि मैस्टेक में भी इन्हें भारी लॉस हो रहा है और एंजल वन की तो हमने बात की ही। क्या करना चाहिए नरेश जी को? देखिए, आईटी में मैस्टेक एक बहुत छोटी कंपनी है पूजा, अंडर 5000 करोड़ का मार्केट कैप है। डेफिनेटली आईटी आज एक वैल्यू बाई के रूप में है ओवरऑल सेक्टर, लेकिन इमीडिएटली मैस्टेक को स्पीड से बढ़ेगा क्या, ये मुझे डाउटफुल है, क्योंकि स्टॉक ऑलमोस्ट 50% गिर चुका है यहाँ से। तो मुझे लगता है कि अगर आपको सही में रिकवरी देखनी है, ठीक ठाक रिकवरी देखनी है, तो इसका पैसा आप निकाल के, चाहे वो HCL टेक हो या फिर टेक महिंद्रा हो, इन दो कंपनीज में आप अगर आधा आधा भी लगा दो तो आपको कुछ रिकवरी तो यहाँ से आराम से मिल जाएगी, क्योंकि दोनों दिग्गज कंपनीज है। और जैसे ही आईटी में रिकवरी दिखेगी, ये दोनों के दोनों स्टॉक्स आपको ऊपर की तरफ जाते हुए दिखेंगे। मैं हो सकता है मैस्टेक भी जाए, लेकिन 50% यहाँ से बढ़ जाएगा, मतलब 100% बढ़ जाएगा यहाँ से, ये डाउट मुझे तो बहुत है। तो अवॉइड कीजिए। HCL टेक है और टेक महिंद्रा है, इन दो में आप स्प्लिट करके ये पैसा डाल दो। एटलीस्ट आईटी में रिकवरी आते वक्त आपको पैसा मिलेगा वापस। ठीक है, मास्टेक से निकल जाइए, टेक महिंद्रा या फिर HCL टेक, ये दो शेयर दिग्गज कंपनियों की तरफ आपको शिफ्ट करने की सलाह दे रहे हैं विवेक। सुभाष का सवाल लेंगे। सुभाष नमस्कार, पूछिए क्या जानना है आपको? जी नमस्कार जी। हाँ, मैंने RCF के शेयर लिए थे 300। बजट में ऐसी बातें चल रही थी कि बजट से पहले कि बजट के साथ ये बढ़ जाएगा, तो 136 में मैंने परचेस किया उसको। 136 रुपए के भाव पर परचेज किए RCF के शेयर। बजट से उम्मीदें थी, लेकिन ये साल ठीक नहीं गया है RCF की अगर हम बात करें तो। और सिर्फ 2 महीने में तकरीबन अपने स्तरों से ये 26-27% ये टूट चुका है। 97 रुपये के आसपास ये ट्रेड कर रहा है। विवेक, वाकई बजट से उम्मीदें थी कि
एग्री सेक्टर के लिए काफ़ी ऐलान किए जाएंगे, ये शेयर ये चढ़ेगा, लेकिन अब उम्मीदों के अनुरूप इसने प्रदर्शन किया नहीं है आरसीएफ ने। 136 वाला शेयर देखिए, इनका 97 रुपये के आसपास है। आपको क्या कोई भरोसा है कि यहाँ से एक तेज़ी आ सकती है शेयर में? निवेशित रहेंगे, समय देंगे तो फायदा हो सकता है? देखिए अभिषेक, कभी भी बजट के पहले अग्री स्टॉक्स है या फिर जो फर्टिलाइजर स्टॉक्स है वहां पे रैली आती है, और बजट के बाद हमेशा करेक्शन देखा है। पिछले 20 साल से तो मैं ये देख रहा हूँ, ऐसे ही होता है कि बजट एक्सपेक्टेशन के कारण एक रैली आएगी और बजट खत्म हो जाए, उसके बाद में वापस ये सारे के सारे स्टॉक्स डाउन हो जाते हैं। तो यही हुआ है इस बार भी। जिन्होंने भी इनको गाइड किया था कि बजट के बाद रैली आएगी, वो मे बी न्यू कमर था मार्केट में। ये तो हो गया खाली मतलब व्यू पॉइंट इस पे। अब आता हूँ ऐसा स्टॉक। देखिए ऐसा स्टॉक आरसीएफ बहुत बढ़िया कंपनी है, वैल्यूएशन आज के दिन बहुत चीप है, ये कम से कम 120 रुपए का स्टॉक होना चाहिए, तो सब कुछ इसमें ठीक है। लेकिन आपका जो बाइंग प्राइस है ना, वो बहुत ऊपर की तरफ आपने लिया है जब बुल मार्केट में था, और आज के दिन ऑलमोस्ट एक बेयर मार्केट में है हम लोग। तो डरने की कोई चीज नहीं है, मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ा डिप यहाँ से आएगा। एक वैल्यू बाई बन रहा है ऑलरेडी, तो आप इसको होल्ड कीजिए। एवरेज अगर ये करीबन कोई भी पैनिक में 85 अगर दिखता है या फिर 90 दिखता है, उस रेंज में दिखता है, तो आपको उस वक्त एवरेज भी करना चाहिए था, क्योंकि आपका एवरेज 110 पड़ जाएगा और ये 110 वापस आ सकता है, ये मेरा बिलीफ है। तो कंपनी अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है, इसका डाइवर्समेंट भी आगे चल के हो सकता है, इसके पास लैंड बैंक भी है, सब कुछ अच्छा है, लेकिन आपका बाइंग प्राइस अच्छा नहीं। फिलहाल होल्ड करने की सलाह है आपके लिए। लेकिन आज हम देख रहे हैं कि निफ्टी पर प्रेशर बनाने वाले जो स्टॉक्स हैं, सबसे ऊपर है अडानी एंटरप्राइजेज और उसके नीचे है बजाज ऑटो का शेयर। तकरीबन 4% के आसपास की गिरावट यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। दरअसल इकोनॉमिक टाइम्स की एक खबर आई है कि कंपनी प्रोडक्शन में कटौती कर सकती है। खबर की क्या डिटेल्स हैं ये बताने के लिए पूजा के पास ही चलते हैं। पूजा ने इसको स्टडी किया हुआ है। पूजा, 4% का भारी कट, आखिर क्या है खबर, क्या है रिपोर्ट में? जी, हमें जो एक्सक्लूसिव खबर मिली है इकोनॉमिक टाइम्स को, उसके मुताबिक बजाज ऑटो अपने प्रोडक्शन में भारी कमी कर सकती है, क्योंकि इनका जो एक्सपोर्ट सेगमेंट है वो कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रहा है, वहाँ पर काफ़ी समय से धीमापन चल रहा है, और उस कारण जो डिटेल्स हमें मिल रही हैं उसके मुताबिक प्रोडक्शन में 25% तक की कटौती कंपनी कर सकती है। और इनका जो सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है नाइजीरिया, वहाँ पर काफ़ी सारी अनसर्टेनिटी हैं, अनिश्चितताएं हैं, जिसके चलते कंपनी अपने प्रोडक्शन में कमी कर सकती है। और हम आपको बता दें कि इनके कुल एक्सपोर्ट में नाइजीरिया की जो हिस्सेदारी है वो करीब 25% की है। मार्च में कैपेसिटी यूटिलाइजेशन 50% के नीचे होने की संभावना है, और ये लगातार छठा महीना था जब हमने देखा कि एक्सपोर्ट में कमी देखने को मिली। और सालाना आधार पर अगर देखेंगे तो एक्सपोर्ट में साल दर साल 34% की औसत गिरावट देखने को मिल रही है। तो इनका एक्सपोर्ट मार्केट कुछ अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है। बड़ी टेंशन है कंपनी के लिए, क्योंकि इनके बड़े इंटरनेशनल मार्केट में आने वाले समय में भी माना जा रहा है कि 3 से 4 महीने तक सुस्त मांग होने की संभावना है। तो आगे भी एक्सपोर्ट में 20 से 25% की कटौती देखने को मिल सकती है। हालांकि यहाँ पर इस खबर के बाद कुछ रिपोर्ट्स भी, हम ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट्स भी आ रही हैं। सिटी ने बजाज ऑटो पर अपनी बिकवाली की राय कायम रखी है, और जो लक्ष्य देख रहे हैं वो 3,500 का देख रहे हैं। मौजूदा भाव 3,700 के आसपास कारोबार कर रहा है। जेफरीज हालांकि अपनी खरीदारी की राय कायम रखे हुए हैं, लक्ष्य 4,300 रुपये प्रति शेयर का देख रहे हैं। एक के बाद एक और भी यहाँ पर रिपोर्ट्स आ रही है, वो हम आपके सामने रखेंगे। लेकिन इस खबर पर हमने मैनेजमेंट से भी बात की, और उनके कमेंट्स आ रहे हैं कि पिछले 2 साल से ही प्रोडक्शन में इस तरह का उतार चढ़ाव बना हुआ है। हालांकि एक्सपोर्ट को लेकर उन्होंने कुछ ज़्यादा सब्सटेंशियल जानकारी नहीं दी, जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसको लेकर, लेकिन वो भी कहीं ना कहीं कह रहे हैं, ये इंडिकेशन दे रहे हैं कि प्रोडक्शन में इस तरह से उतार चढ़ाव आगे भी बना रह सकता है। ठीक है, शुक्रिया पूजा। तो 25% के आसपास के प्रोडक्शन कटौती की खबर आ रही है, और चूंकि नाइजीरिया इनका सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट है, जो टोटल एक्सपोर्ट करते हैं उसका 25%, 1/4 नाइजीरिया को एक्सपोर्ट करते हैं। ब्रोकरेज की जो रिपोर्ट आ रही है, 2 अलग अलग रिपोर्ट हैं जो पूजा ने बताई। सिटी की रिपोर्ट है, बिकवाली की राय कायम है, 3,500 रुपये के टारगेट हैं। जेफरीज की रिपोर्ट है, खरीदारी की राय कायम है, और उस पर 4,300 रुपये के लक्ष्य हैं। लेकिन सिटी वाले इस माहौल में थोड़ी सी ठीक लग रही है, क्योंकि उनके लक्ष्य से 200 रुपये ही दूर है ये शेयर, 3,700 रुपये के आसपास के भाव हैं।
रत्नेश, हमने देखा है बजाज ऑटो के कि 4,000 रुपए के आसपास के स्तरों पर लगातार शेयर ने संघर्ष किया है, कई बार अटेम्प्ट किया है, थोड़ा सा ऊपर गया है, लेकिन सस्टेन कर नहीं पाया है। आपको क्या लग रहा है कि अभी बजाज ऑटो के शेयर में क्या करना चाहिए? जिनके पास हैं वो क्या करें, और जिनके पास मान लीजिए नहीं है, क्या लोअर लेवल्स पर उनके लिए मौका है खरीदारी करने का, या फिर शॉर्टिंग के भी इसमें मौके बन सकते हैं? बजाज ऑटो का चार्ट देखिए कंपेयर टू दूसरे किसी भी ऑटो सेक्टर से हम देखेंगे तो ऑटो सेक्टर ने हालांकि आउट परफॉर्म करा है बाजार को, बट बजाज ऑटो ने उस तरह का आउट परफॉर्मेंस हमको देखने को नहीं मिला है। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी जिनके पास में है उनको एक बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस लगाना चाहिए 3600 तक, क्योंकि आज स्टॉक ने 200 मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड करना स्टार्ट कर दिया है, और आज अगर क्लोजिंग हमको 3600 के नीचे वापिस से देखने को मिलती है तो मेरे हिसाब से उसमें थोड़ा सा पैनिक और देखने को मिल सकता है। तो 3600 रुपए का स्टॉप लॉस उनके लिए सलाह रहेगी जिनके पास में है, और जिन्होंने अभी नई एंट्री ली है या जिनको अभी लेने की इच्छा है तो मेरे हिसाब से उनको वेट करना चाहिए, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि थोड़े से वो नीचे के स्तर हमको इसमें देखने को मिल सकते हैं। तो फ्रेश एंट्री के लिए वेट करें, और जिनके पास पुरानी होल्डिंग हो 3600 रुपए का स्टॉप लॉस लगाए। ऑलराइट, बिल्कुल। तो ये राय बजाज ऑटो में आपको दे दी गई है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, कुछ और भी सवाल हमें आ रहे हैं। हमारे साथ हिरल जुड़ी हैं, हिरल जुड़े हैं फोन लाइन के जरिए। हिरल जी नमस्कार, अपना सवाल पूछिए। हाँ मैडम, मेरे पास GSFC के शेयर है, GSFC गुजरात स्टेट फर्टिलाइजर और केमिकल कंपनी के 160 में लिए थे 400 शेयर 400। 160 में लिए थे आपने? हाँ ओके, ठीक है ठीक है। तो आपके लेवल्स यहाँ पर ठीक कर देते हैं, और नुकसान भी हो रहा है आपको इस स्टॉक में। विवेक जी क्या सजेस्ट करेंगे? GSFC में इन्होंने 160 के भाव पर लिया हुआ था और अभी काफ़ी नुकसान हो रहा है इनको, 127 पर कारोबार कर रहा है। इस स्टॉक में हम ट्रेंड भी देखेंगे तो पिछले काफ़ी समय से ज़्यादा कुछ एक्शन दिखा नहीं है, वहीं दायरे में ही कारोबार कर रहा है। क्या आउटलुक बन रहा है आपका GSFC पर? देखिए पूजा, ये सिमिलर सिचुएशन ऑफ RCF होके रखा है जो अभी भी मैंने बात की थी, और इसका भी वैल्यूएशन अगर आप देखो तो बहुत सस्ता है, लेकिन स्टॉक अंडर परफॉर्मिंग है। मैं तो एक सलाह दे सकता हूँ इनको कि आप अगर 127 में आप लॉस बुक करके इसको RCF में अगर कन्वर्ट करो, थोड़ा और RCF नीचे आए तब आपको इसका रिकवरी थोड़ी सी फास्टर मिल सकती है, क्योंकि RCF मच बेटर कंपनी है फर्टिलाइजर स्पेस में। GSFC भी ओके है, लेकिन मुझे RCF बहुत बेटर लगती है। तो स्विच की सलाह रहेगी मेरी, कन्वर्ट कर लो इसको, और 160 आपका आने में बहुत टाइम लग जाएगा अगर आप इसको अगर होल्ड करके रखते हो तो RCF में बाकी दूसरी स्टोरीज भी है जो GSFC में नहीं है, तो इसके लिए मैं स्विच की सलाह दे रहा हूँ। ठीक है, RCF में स्विच करने की सलाह है विवेक की। चलिए शो को यहीं पर समाप्त करेंगे। विवेक और रत्नेश, आप दोनों का बहुत शुक्रिया आज हमारे तमाम दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए और मार्केट पर भी अपना व्यू शेयर करने के लिए। लेकिन बाजार में लोअर लेवल से अच्छी रिकवरी आ रही है। निफ्टी बैंक हम देखिए अभी सपाट ट्रेड कर रहा था थोड़ी देर पहले, लेकिन अब 200 अंक ऊपर है, 40,100 के स्तर हैं। और निफ्टी बैंक से जो जोश आया है उसके चलते हम निफ्टी भी देख रहे हैं कि अपनी जो कमजोरी है, 150 अंक कमजोर था, अब 100 अंकों के आसपास ही कमजोरी रह गई है, क्योंकि कोटक बैंक लीड कर रहा है और उसके साथ साथ SBI, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, ये तमाम शेयर आगे आए हैं बाजार को होल्ड करने के लिए, संभालने के लिए। आधे % के आसपास के गेंस SBI में हैं, और यही सिमिलर गेंस हमें ICICI बैंक और इंडसइंड बैंक में भी देखने को मिल रहे हैं। 550 रुपये के आसपास का भाव है SBI का, और एक रेंज में ही घूम रहा है, 510 से 525 वाली रेंज में ही SBI का शेयर घूम रहा है। लेकिन क्या यहाँ से तस्वीर बदलेगी, ये आगे साफ होगा। लेकिन फिलहाल इस शो को यहाँ पर समाप्त करेंगे। मुझे और पूजा को दीजिए इजाजत।